Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 7. Good morning students. Welcome back to your recorded lesson and it is your revision class of science and I'm your science teacher Miss Aisha. Last video में मैंने आप लोगों का syllabus complete करवा दिया था. Today we are going to start our revision. आज से हम लोग अपना revision start करने जा रहे हैं. So get ready for your class and open your books page number 1. पेज नंबर 1 पर आपको फर्स्ट चेक पॉइंट का फर्स्ट चैप्टर गिवन है विच इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. हमने जो सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अपना फर्स्ट चेक पॉइंट का वो था यूनिट नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स. तो आज मैं इस चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो रिकॉल करने जा रही हूँ. सो गेट रेडी फॉर योर क्लास. सी पेज नंबर 2. आपके पास इस चैप्टर में सिस्टम्स गिवन हैं. 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ ह्यूमंस हमने पढ़े थे. फर्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेकंड वन इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने जिन 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था वो है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल हो लार्ज फूड पार्टिकल्स को सॉल्यूबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम. उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. क्यों? क्योंकि जब तक फूड के पार्टिकल्स सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होंगे वो हमारे ब्लड के साथ शामिल नहीं हो सकते, हमें एनर्जी नहीं दे सकते. सो इसीलिए हमें डाइजेशन बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए. सो द प्रोसेस इन विच molecules large molecules are converted into smaller molecules, this process is known as digestion. उस process को हम digestion कहते हैं. now what is mean by absorption? absorption क्या चीज़ है? जब आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. नाउ एक और चीज़ हमने पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है? वो पूरा रास्ता जहाँ से वो तमाम ऑर्गन्स जहाँ से आपका फूड होके आगे गुजर रहा है वो पूरा रास्ता क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. अगर मैं आपसे कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ है, वो सिस्टम जो कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से मिलकर बने, वो सिस्टम क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम. अब आपको पता लग गया एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है. वो तमाम ऑर्गन्स जहाँ से आपका फूड गुजर रहा है डाइजेशन के लिए. नाउ व्हाट आर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, दैट इज़ लिवर एंड पेनक्रियाज. लिवर और पेनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर विच इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम. आपके चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम. इसकी मैंने इन डिटेल एक्सप्लेनेशन क्लास में भी की थी. आज मैं आपको उसका शॉर्ट रिव्यू दूंगी. डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि डाइजेशन का प्रोसेस होता किस तरह है. डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है. किस तरह? टीथ मतलब आपके दांत फूड को ग्राइंड करते हैं. किस तरह? बाय मीन्स ऑफ सलाइवा. सलाइवा को साथ मिक्स करके, ठीक है ना. सलाइवा क्या करता है? सलाइवा का काम क्या है? फूड को नरम करता है. सलाइवा के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो स्टार्च को भी डाइजेस्ट कर देते हैं. स्टार्च क्या है? स्टार्च ग्लूकोज की थोड़ी सी सॉल्यूबल फॉर्म है. मज़ीद सॉल्यूबल फॉर्म कौन सी है? शुगर. स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं. इसके अलावा टंग आपके माउथ में पाई जाती है जो कि मदद करती है फूड को ग्राइंड करने में भी और इसको आगे पास करने में भी, जिसको हम कहते हैं गलेट या एसोफेगस, ठीक है ना. आगे जो एरिया स्टार्ट हो जाता है वो क्या कहलाता है? गलेट या एसोफेगस. एसोफेगस क्या है? वो रास्ता जहाँ से आपका फूड गुजर के स्टमक तक जा रहा है. सिर्फ एक सिंपल रास्ता है. स्टमक के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज़ गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड. इसके अलावा एंजाइम्स जो कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाए जाते हैं वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन को. जबकि एसिड का काम क्या है? वो फूड के अंदर पाए जाने वाले किल्स को जर्म्स को किल करता है, ठीक है ना. और जो एंजाइम्स हमारे स्टमक में मौजूद होते हैं उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है. यहाँ तक आपने स्टमक का फंक्शन पढ़ लिया. स्टमक के बाद आपका फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? एक बहुत लंबी ट्यूब है जो कि आपस में टाइटली फोल्ड हुई होती है. वो ट्यूब तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 पार्ट्स होते हैं. नाम बताइए मेरे साथ. फर्स्ट वन इज़ ड्यूडेनम, सेकेंड वन इज़ इलियम. 2 पार्ट्स होते हैं ड्यूडेनम और इलियम. ड्यूडेनम में क्या होता है? फूड मिक्स होता है पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस के साथ, जबकि पेनक्रियाटिक
पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आ रहा होता है? पैनक्रियाज से। बाइल जूस कहाँ से आ रहा होता है? लिवर से। ओके, इन दोनों जूसेस का वर्क क्या होता है? ये डाइजेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा को, सही है ना, सॉल्यूबल फॉर्म में चेंज करते हैं। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, मैंने आपको डिटेल्स बता दी। सेकंड पार्ट इज़ इलियम। इलियम में क्या होता है? इलियम के अंदर, इलियम आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिसका नाम है विलाई। एक विलस, विलस क्या है? सिंगुलर है, तकरीबन 1 मिलीमीटर छोटा होता है, और उसके अंदर, विलस के अंदर क्या चीज़ होती है? एब्जॉर्प्शन का काम होता है, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन तक आपका फूड एब्जॉर्ब हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड आपकी बॉडी के बाहर स्पेल आउट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सी द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ पेज नंबर 3 पर डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम गिवन है। आपने ये तमाम डिटेल्स नहीं लिखनी, ये जो इतनी सारी डिटेल्स है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट पेपर में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के लिए आता है तो आपने इस डायग्राम की मस्ट प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसमें आपने अपने ये पार्ट्स शो करने, दैट इट इज़ इसोफेगस, इट इज़ स्टमक, इट इज़ लिवर, इट इज़ गॉल ब्लैडर, इट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। ओके, तो इस डायग्राम की आप प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने फूड और हेल्थ के बारे में पढ़ा था कि फ़ूड का आपकी हेल्थ पर क्या किरदार होता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं तो हमारे साथ हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेंगे तो हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम टॉपिक्स हमने कवर किए थे। और उसके बाद हमने पढ़ा थे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ेस। एंड इन दैट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डायरिया। डायरिया होती है, डायरिया क्या तकलीफ़ होती है कि आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर हो रहा होता है, ठीक है ना। देन उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है कि अगर हम इनफ रफेज नहीं लेते, आपकी डाइट में रफेज की मकदार कम हो जाती है, तो फिर डायरिया हो जाता है, जिसमें पानी की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है ना। आपके फीसेस में पानी की शॉर्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक पेट की जो तकलीफ़ हो जाती है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। अब इसके अलावा हमने पढ़ा था अल्सर, स्टमक अल्सर, और इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अगर स्पाइसी फूड से अवॉइड करें तो हम इस अल्सर की तकलीफ़ से बच सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकेंड सिस्टम आपका था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जो कि रेस्पिरेशन में मदद करता है। नाउ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन है क्या चीज़? वो प्रोसेस जिसमें फूड मॉलिक्यूल जो कि ग्लूकोज है, जो आपका सॉल्यूबल फूड के पार्टिकल्स हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं और इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडाइज होते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इसकी डिटेल्स मैं आपको ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के डिफरेंस में बता देती हूँ, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनका डिफरेंस। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के बाद मैंने आपको इनके डिफरेंसेस करवाए थे। सो डिफरेंसेस आपको वेरी प्रॉपर्ली लर्न होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, ब्रीथिंग क्या है? ये एक फिज़िकल प्रोसेस है जिसमें जस्ट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, जबकि रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है, मतलब फूड के साथ ऑक्सीजन मिक्स होती है। एनर्जी ब्रीथिंग में रिलीज़ नहीं होती, जबकि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ब्रीथिंग इज़ टेक प्लेस आउटसाइड द सेल। ब्रीथिंग तो आपके सेल के बाहर हो रही है ना, आप नोज से सांस लेते हैं, सांस अंदर जाती है बाहर आती है, ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है। सेल के अंदर जो सॉल्यूबल ग़िज़ा है ग्लूकोज, वो आपके ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है। ब्रीथिंग आपके सेल के साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, जबकि रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। ब्रीथिंग में कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रीथिंग इज़ इनवॉलंटरी एक्शन, जबकि रेस्पिरेशन इनवॉलंटरी एक्शन है, आपके कंट्रोल में नहीं है।
ओके स्टूडेंट्स, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो टॉपिक आपने लर्न रखना है वेरी प्रॉपरली वो है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस, जो कि आपको बुक पेज नंबर 7 पर गिवन है। इसके अलावा पेज नंबर 8 पर आपके पास है रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, मतलब रेस्पिरेशन की जो जो तकलीफ़ें होती हैं, डिजीज़ेस होती हैं। सबसे पहले क्या था? कैंसर। कैंसर है क्या? बेसिकली मैंने क्या बताया था? रैपिड ग्रोथ है, सेल्स की कांस्टेंट डिवीजन है। और लंग कैंसर कब होता है? जब लंग कैंसर कैन प्रोड्यूस अ ग्रोथ सो बिग दैट इट ब्लॉक्स अ ब्रोंकस। अगर सेल्स इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा डेवलप हो जाएं कि ब्रोंकस जो है उसको ब्लॉक कर दें, तो फिर जो तकलीफ़ होती है वो होती है लंग कैंसर, क्योंकि उससे सांस लेने में तकलीफ़ होने लग जाती है। देन उसके बाद हमने जो डिजीज़ेस पढ़े थे दैट इज़ एम्फाइसेमा के बारे में आपने पढ़ा था, एस्थमा के बारे में पढ़ा था, ब्रोंकाइटिस। ये वो तमाम डिजीज़ेज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं। इसके नेम्स भी मैं जस्ट पूछ सकती हूँ, इसमें से किसी की डेफिनेशन भी आ सकती है। सो आपने वेरी प्रॉपरली इसको लर्न रखना है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कौन कौन से ऐसी प्रिवेंशंस हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिससे हम रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बच सकते हैं। जिसमें आपने पढ़ा था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये फर्स्ट यूनिट कवर हो जाता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या करना है, इस यूनिट नंबर 1 को वेरी प्रॉपरली रीड कीजिएगा, क्योंकि आई रिपीट अगेन जिस तरह पहले होता रहा है आपके पास पूरे यूनिट में से कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव बनकर आ जाएगी, कोई मैचिंग भी आ सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकती हैं। तो जब आपने रीडिंग की हुई होगी तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो बुक की एक्सरसाइजेज़ हों उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा कि तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व हैं या नहीं हैं, उसको भी आपने देख लेना है। इसके बाद मैं आपको आज का होमवर्क दूंगी, आपने होमवर्क किस तरीके से करना है। जो लास्ट वर्क मैंने आप लोगों को सेंड किया था उस वर्क को कंप्लीट करने के बाद, जहां हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद आप लोग एक टाइटल पेज बनाएंगे, टाइटल पेज ऑफ रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क का टाइटल पेज बनाने के बाद जो आज का होमवर्क है वो मैं आपको दूंगी, जिसमें आपने लर्निंग करनी होगी क्वेश्चन आंसर्स की। जो भी मैं क्वेश्चन आपको दूंगी उसकी लर्निंग करेंगे आप, और उसको लर्न करके अपनी कॉपी में वेरी नीटली लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लर्निंग भी हो जाएगी और आपका रिवीजन वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉपरली उसको लर्न करके आपने अपने कॉपी पे उसका आंसर लिखना है, और अगर डायग्राम साथ में होगी तो आप डायग्राम भी बनाएंगे, और ये वर्क करने के बाद आप मुझे अपनी कॉपी सबमिट करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यूनिट नंबर 1 रिकॉल भी कर दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मज़ीद रिवीजन वर्क दूंगी। आज का रिवीजन वर्क, जो आज का होमवर्क है, वो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपना वर्क डन कर लीजिएगा, और रिवीजन वर्क लाजमी कॉपी पे वेरी नीटली आज की डेट के साथ कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।